हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। आई एम प्रवीण कुमार। तो हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया तक बातें की थी, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में बात करते हैं, जो आपका है राइबोसोम। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला बात, राइबोसोम जो है वो सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, आपको याद रखना है। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे सेल ऑर्गेनल है ना, तो उनमें से सबसे छोटा कोई सेल ऑर्गेनल है तो आपका राइबोसोम है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, राइबोसोम जो है वो सबसे अधिक अमाउंट में होता है, सबसे अधिक इनकी नंबर होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं आपके, उनमें से सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है? आपका राइबोसोम का होता है। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, जो राइबोसोम होते हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाएंगे और यूकैरियोटिक में भी पाए जाएंगे। ठीक है, मतलब कि राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी, यूकैरियोटिक में भी। चलिए ये भी क्लियर हो गया। चौथी बात जो है कि राइबोसोम में किसी भी तरह का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। जैसे बाकी में आपने पढ़ा था कि आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ऐसा इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। दैट मीन्स कि राइबोसोम आपका मेम्ब्रेन लेस होता है। ठीक, दूसरी बात करते हैं कि राइबोसोम जो है उसमें आपका प्रोटीन होते हैं और आरएनए होता है, और दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन या राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन। दोनों में से दोनों सही है, बट याद रखना कि राइबोसोम में किस तरह का प्रोटीन पाया जाता है? राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन। क्यों? क्योंकि इसमें आरएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। चलो, राइबोसोम का सबसे जो मेन फंक्शन है वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। देखो, कोई भी सेल ऑर्गेनल बिना प्रोटीन के वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता है, उसको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो वो फुलफिल कौन करता है? राइबोसोम करता है। इसलिए राइबोसोम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल में से एक है। तो अब देखो एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आता है, वो बोल देगा विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और आपको दे देगा 4 ऑप्शन। तो आपको सारे क्लियर होना चाहिए कि सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है, इसकी नंबर सबसे अधिक होती है, ये दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी, यूकैरियोटिक में भी, ये इसमें मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, और ये आरएनए और प्रोटीन रखता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं, और इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब हम बात करते हैं कि राइबोसोम को कई बार एग्जामिनेशन में अलग अलग नाम से पूछ देता है। ठीक है, देखो, हम लोग राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोलते हैं। हम लोग फैक्ट्री किसको बोलते हैं? जहाँ पे किसी एक चीज़ का उत्पादन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता हो। इसी तरीके से जो राइबोसोम होते हैं उसमें प्रोटीन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत हायर साइड में होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। तो पूछा जाएगा आपसे कि हमारे सेल ऑर्गेनल में से किससे हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। इसको हम इंजन ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि हर एक सेल को काम करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो फुलफिल कौन करता है? आपका राइबोसोम करता है। तो इसको हम लोग इंजन ऑफ सेल भी बोलते हैं। इसको हम लोग पिलाडे पार्टिकल भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो खोज है वो पिलाडे ने की थी। ठीक है, देखो अब कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं। ये बात है आपकी 19th सेंचुरी में, क्योंकि आपको पता है 19th सेंचुरी में सबसे बड़ी जो डिस्कवरी हुई, जो बायोलॉजी को एक अलग मोड़ पे ले चला गया, वो है आपका माइक्रोस्कोप की खोज। एक बहुत बेहतरीन माइक्रोस्कोप की खोज, एक जो बायोलॉजी का जो डायरेक्शन था वो बिल्कुल बदल के रख दिया। तो 19th सेंचुरी में हमारे पास अच्छे तरह के माइक्रोस्कोप आ चुके थे। तो एक साइंटिस्ट थे क्लाउड। तो क्लाउड ने सबसे पहले जब वो सेल की स्टडी कर रहा था तो उसको सेल में कुछ छोटे छोटे ग्रैन्यूल साइज में कुछ दिखा, और उसको वो बोल दिया ये माइक्रोसोम है। ठीक है, फर्दर 1955 की बात है। 1955 में जब साइंटिस्ट को इसके बारे में पता चला तो वो क्या करने लगे, उसको डेप्थ में जाके पढ़ने लगे कि किस तरीके से काम करता है। मतलब राइबोसोम के ऊपर जब अच्छे तरीके से स्टडी किया गया तो 1955 में एक साइंटिस्ट थे पिलाडे, नाम मत भूलना, ये पूछा गया है। 1955 में एक साइंटिस्ट थे पिलाडे, उन्होंने राइबोसोम टर्म को दिया। उन्होंने बोला नहीं भाई साहब, जिसको आप
क्लॉड माइक्रोजोम बोल रहे थे ना, वो एक्चुअली में राइबोसोम है, जिसको हम लोग आज पढ़ते हैं। दैट मीन्स आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार राइबोसोम को किसने ऑब्जर्व किया था, क्लॉड किए थे, और उसका नाम उन्होंने माइक्रोजोम दिया था उस टाइम। बट फर्दर 1955 में इसकी स्टडी की गई और पिलाडे ने राइबोसोम टर्म को दिया। ठीक है, क्लियर होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई राइबोसोम तुम रहते कहाँ हो। तो राइबोसोम बोलता है भाई साहब हम ना साइटोप्लाज्म में भी रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहते हैं। बट मेरी बात ध्यान सुनना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं आपको पढ़ाऊंगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरीके का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब मुझे बताओ कि ये किस में पाया जाएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। देखो यार, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है, स्मूथ रफ। स्मूथ होगा तो स्मूथ, उसमें तो कुछ नहीं होगा, तभी तो स्मूथ है। रफ है दैट मीन्स कि उसके ऊपर आपका जो राइबोसोम है वो अरेंज है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो राइबोसोम है उसका लोकेशन किस में है, तो आपको पता होना चाहिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। सोच लो कि यहाँ तक क्लियर होता है। इनफैक्ट जो प्लास्टिड होते हैं ये प्लास्टिड में भी होता है, ठीक है, भूलना मत, ये प्लास्टिड में भी होता है। देखो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है, क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, राइबोसोम तो हमारे सेल में होता ही होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास अपना खुद का राइबोसोम होता है, क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, क्लियर होता है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दो तरीके का राइबोसोम दिखाई पड़ रहा है, एक फ्री राइबोसोम और एक ऐसा राइबोसोम जो कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अरेंज है। ठीक है, तो जरा सोचो, जो फ्री राइबोसोम है ना वो किस में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में या यूकैरियोटिक में। देखो फ्री राइबोसोम जो होते हैं ना वो पाए जाते हैं आपके प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक के पास अपना कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता है ये, तो ये क्या करते हैं, वो प्रोकैरियोटिक के सेल में फ्लड कर रहे होते हैं, उसमें वो मूव ऑन कर रहे होते हैं। मतलब इनका कोई खास अरेंजमेंट नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में। तो आपसे पूछा जाएगा कि फ्री राइबोसोम किस में पाया जाता है, पता होना चाहिए प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, दूसरी बात देखिए, राइबोसोम जो है वो अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर और एक रफ स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर उसका नाम हम लोग बोलते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट मीन्स कि राइबोसोम हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो मैं आपको बताऊंगा आगे, दो तरीके के आपके राइबोसोम होते हैं, 70S और 80S। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से सोचो, ये तो ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे अटैच्ड हुआ, ये उड़ा नीचे चला जाए या अपना पोजीशन चेंज कर ले, बट ऐसा क्यों नहीं होता है, एक जगह पे चिपका हुआ क्यों रहता है। जस्ट इसलिए क्योंकि देखो जो 70S और 80S राइबोसोम होते हैं ना उसमें एक होता है स्मॉल सब यूनिट, एक होता है लार्ज सब यूनिट। मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी आप इतना याद रखो, एक स्मॉल सब यूनिट होता है, एक लार्ज सब यूनिट होता है। तो लार्ज सब यूनिट के पास एक प्रोटीन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टनल प्रोटीन। देखो नाम याद रखना, टनल। ठीक है, टनल प्रोटीन होती है और ये प्रोटीन जो है वो राइबोसोम को कनेक्ट किए होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्लियर हुआ। तो टनल प्रोटीन का फंक्शन राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट करके रखना, और ये लार्ज सब यूनिट में पाया जाता है। यहां तक क्लियर होता है। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। देखो बहुत सारे राइबोसोम होते हैं ना, जब प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है, दैट मीन्स जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस ऑपरेट करनी होती है, तो ये जो राइबोसोम है ना भाई साहब वो जाके मैसेंजर आरएनए से अटैच हो जाते हैं। आप कई बार देखे होंगे, देखो यहाँ पे
फिगर ध्यान से देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है और बीच से आपका mRNA निकला है। ठीक है, इसका काम क्या होता है एक्चुअली मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा जब आपको ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, अभी थोड़ा सा बस आप रिकॉल कर लीजिए कि ये प्रोसेस जो होती है ना, वो हमारे mRNA के पास कुछ सीक्वेंस होते हैं जिसको कॉपी करना होता है और उसके बेसिस पे हमारे प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, तो इस कॉपी को करने के लिए हमको ये प्रोसेस को करना होता है। दैट मीन्स कि जब प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है तो राइबोसोम जो है वो mRNA से अटैच होता है या अटैच हो जाता है। क्लियर हुआ? फिर जब ये अटैच होता है ना, फिर इसको आप जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग। बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग कहने का क्या मतलब है? आपने मोती देखे हो, जब मोती, देखो ये मोती होता है ऐसे से, बीच में यहाँ से धागा गुथा हुआ होता है ना, तो मतलब मोती में धागा गुथा हुआ होता है, वैसा ही एक स्ट्रक्चर दिखता है आपको। ठीक है, तो पूछा गया कई बार कि ये जो आपका राइबोसोम है वो किस तरीके से दिखता है जब वो अटैच होता है आरएनए के साथ, तो बीट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एंजाइम है पेप्टिडल ट्रांसफिरेज। ठीक है, पेप्टिडल ट्रांसफिरेज एक एंजाइम है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और ये प्रेजेंट होता है लार्ज सब यूनिट में। तो लार्ज सब यूनिट में एक और प्रेजेंट होता है टुनल प्रोटीन जो राइबोसोम को अटैच्ड किया होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और इसी लार्ज सब यूनिट में एक और एंजाइम होता है पेप्टिडल ट्रांसफिरेज जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यूकेरियोटिक राइबोसोम की। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यूकेरियोटिक का जो राइबोसोम होता है वो ATS राइबोसोम होता है। दैट मीन्स कि यूकेरियोटिक का जो राइबोसोम है वो कैसा होगा? ATS होगा, भूलना मत। ठीक, इसमें भी दो सब यूनिट होते हैं ATS में, एक होता है 60S और एक होता है 40S। 60S को हम लोग लार्जर सब यूनिट बोलते हैं और 40S को स्मॉलर सब यूनिट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो पहले आप फिगर देखो, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये आपका 60S है और ये छोटा वाला जो दिख रहा है वो आपका क्या है? 40S है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपका मैथ में 1 + 1 2 होता है, बट बायोलॉजी में 1 + 1 2 नहीं होता है, 1 + 1 3 भी हो सकता है। आप यहाँ पे देखो, इसको काउंट मत करना, इसको जोड़ना मत कि 60 + 40 तो 100 हो रहा था, आप 80 बता रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बस याद क्या रखना है आपको कि यूकेरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो ATS होता है, उसमें दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है 60S जो कि आपका लार्जर सब यूनिट है और एक होता है आपका 40S जो आपका छोटा सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ऐड मत करना मेरे भाई, 60 + 40 100 मत कर देना। ठीक है, बायोलॉजी है ये। दूसरी बात, ये एस का क्या मतलब है? ये एस का क्या मतलब है? 60S में हम बोल रहे हैं, 40S बोल रहे हैं, एस का क्या मतलब है? एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। एस डिनोट करता है यहाँ पे स्वेडबर्ग यूनिट। और राइबोसोम को हम लोग जिस स्टडी करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, भूलना मत। ठीक है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा मशीन होती है ना जिसपे हम क्या करते हैं, राइबोसोम को डाल देते हैं और वो बहुत तेजी से घूमता है। ठीक है, जब वो बहुत तेजी से घूमता है तो जो लाइट हल्का वाला पार्टिकल होगा वो ऊपर आ जाएगा और जो भारी वाली पार्टिकल होंगी वो नीचे बैठ जाएगा, जिससे हम इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये कौन सा आपका 80S का है या फिर 70S का है या फिर आपका जो भी लार्जर सब यूनिट है या स्मॉलर सब यूनिट है। तो दैट मीन्स कि हम लोग राइबोसोम को स्टडी करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वो है आपका सेंट्रीफ्यूज, और इसका जो यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। और जो स्वेडबर्ग यूनिट ये चीज बतलाती है कि आपकी जो राइबोसोम है उसकी डेंसिटी क्या है। मैंने बताया ना, अगर हल्का होगा तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और भारी होगा तो वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ठीक है, तो एस मत भूलना, एस आपका स्वेडबर्ग यूनिट है। अब अगर हम रेशियो की बात करें, जो आपका यूकेरियोटिक राइबोसोम होते हैं उसमें RNA दैट इज कॉल्ड राइबोसोमल RNA, और प्रोटीन का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है।
मतलब यूकेरियोटिक के राइबोसोम में आपका राइबोसोमल आरएनए का रेशियो ज़्यादा होता है 2 और प्रोटीन का रेशियो कम होता है 1। तो भूलना मत, कई बार पूछा जाता है कि यूकेरियोटिक के जो राइबोसोमल आरएनए है और जो प्रोटीन है उसका रेशियो क्या है, 2:1। क्लियर होता है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो 70S होता है और आपका यूकेरियोटिक राइबोसोम 80S था, तो आपका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होता है। इसमें भी 2 सब यूनिट होते हैं, लार्जर सब यूनिट 50S का होता है और स्मॉलर सब यूनिट 30S का होता है। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये हमारा 50S है और ये आपका 30S है। अब फिर से इसको काउंट मत कर देना कि 80 हो रहा है, ये तो है ना, इसको काउंट नहीं करना है मेरे भाई। यहां तक क्लियर हुआ? फिर हम इसमें रेशियो की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पूछा गया है कि किस तरीके के राइबोसोम में, दैट इज आपका प्रोकैरियोटिक या यूकेरियोटिक के राइबोसोम में जो आपका राइबोसोमल आरएनए है और प्रोटीन है उसका रेशियो इक्वल होता है। तो याद रखना, प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है 1:1, जबकि यूकेरियोटिक के अंदर 2:1 होता है। क्लियर होता है यहाँ तक? आगे बढ़ें। चलिए अब आपको दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करवा देते हैं फटाफट। देखो पहली बात तो आपको याद रखनी है कि प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम 70S होते हैं। एस स्टैंड होता है स्वेडबर्ग यूनिट, भूलना मत, जो कि राइबोसोम की डेंसिटी को बतलाता है, ठीक है। और यूकेरियोटिक का जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है। एस का मतलब मैंने बतलाया आपको। तो पहली बात तो आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम 70S होता है, यूकेरियोटिक का राइबोसोम 80S होता है। अब 80S और 70S में भी डिवीजन है। 70S में आपका जो बड़ा वाला सब यूनिट है वो 50S है और जो छोटा वाला यूनिट है वो आपका 30S है। और 80S वाले में बड़ा वाला 60S होगा और छोटा वाला 40S होगा। अब 50S में भी डिवीजन होता है, बट इतना डीप में आपको नहीं पढ़ना है। ये जो दिख रहा है ना, तो इसमें भी डिवीजन होता है, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होता है और यूकेरियोटिक का राइबोसोम 80S होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, तो आई होप राइबोसोम आपको समझ में आ गया होगा। इससे डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। आप कोई मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए इतना भी मोर देन सफिशिएंट है यदि आप याद कर लिए तो, ठीक है। क्लियर हुआ? तो चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले सेल ऑर्गेनल के साथ मिलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।